आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जहाँ आविष्कार है वहाँ विज्ञान है। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, हमारी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम सिर्फ विज्ञान के युग में ही जीते हैं। और इस समय जो आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी विज्ञान की ही देन है। जी हाँ, बिल्कुल। आज है 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ पूर्वा त्रिवेदी। और आज मेरे साथ स्टूडियो में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बात करने के लिए उपस्थित हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर आर के बघेल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैनेट भोपाल से हैं आप, और हैं डॉक्टर आर के पटेरिया, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मैनेट से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम सब विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है और जैसा कि हमने बताया कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें कि आखिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। नमस्कार पूजा जी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जी। भारत सरकार ने 1986 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को नामित किया। इसी दिन रमन इफेक्ट जो है वो खोजा गया था, जिसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। जी जी जी। तो रमन जो इफेक्ट है, रमन इफेक्ट ने काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में भी लेके आए और विज्ञान में भी लेके आए। इसलिए इस दिवस को या 28 फरवरी को साइंस डे, जी जी जी, नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के नाम से मनाया जाता है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने जिक्र किया कि सीवी रमन जी की उपलब्धियां और उनके सम्मान के प्रति इस दिन को मनाया जाता है, तो आखिर पटेरिया सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रमन प्रभाव क्या है। मैडम, डॉक्टर सीवी रमन साहब जब लंदन की यात्रा पर थे जी, तो उन्होंने समुद्र के नीले रंग को देखा था। समुद्र के जो पानी में नीला रंग उन्होंने देखा, तो उस समय उनके मन में विचार आया था कि ये नीला रंग क्यों होता है। अच्छा। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसकी खोज की, उस पर और आगे जाके उसमें स्टडी की, शोध किया। तो जो बेसिकली रमन प्रभाव है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर, है ना, जब मॉलिक्यूल्स पर जब प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो वो उसका स्कैटर्ड होती हैं, है ना। तो स्कैटरिंग होने में अलग अलग उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अच्छा अच्छा जी, यही रमन प्रभाव है। यही रमन प्रभाव है जी। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर रमन को 1928 में रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो बनाया गया था और 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1941 में फ्रैंकलिन मेडल, 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो यानी विज्ञान के प्रति जो उनकी उपलब्धियां हैं वो तो मतलब हम उसका तो कुछ बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अद्भुत है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई में उनकी खोज में इतना असर था कि आज हम सीवी रमन को, उनकी खोज को, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। पटेरिया साहब ने जो बात बोली कि जब एक प्रकाश की किरण किसी द्रव्य या ठोस पदार्थ से जाती है तो अलग अलग किरणें या अलग अलग रंग की किरणें जी रिफ्लेक्ट होके निकलती हैं जी। तो जो उस टाइम पे जो इनकी इंटेंसिटी थी या जो रेखाएं थी, उनका प्रभाव इतना क्षीण था जी। पर इसके बाद में जो डेवलपमेंट होते गए और लेज़र की किरण आया और लेज़र जब डेवलप हुआ जी, तो सबसे पहले हीलियम नियॉन लेज़र्स वगैरह आया, तो इनकी इंटेंसिटी इतनी अच्छी थी जी कि इसके बाद में पूरा की पूरा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है और इसके बाद में जो डिटेक्शन टेक्निक्स हैं, वो डिटेक्शन टेक्निक्स जो डेवलपमेंट हुआ जी, तो ये सब एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन सर सीवी रमन की खोज के बाद में आया जी जी जी। तो जितने भी टेलीस्कोप्स वगैरह हैं हाँ, या जो डिटेक्शन, जो हम कभी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सामान को बिना खोले जब आप उसमें आपको जो डिटेक्शन होता है
जब आप जाते हैं तो बिना सामान खोले जो सामान की जांच करी जाती है, जिसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स तो नहीं है या कुछ आप इलीगल जो सामान है वो तो नहीं ले रहे हैं, ये सब रमन प्रभाव के इफेक्ट हैं। अच्छा, तो अच्छा जी। रमन प्रभाव पर कम से कम 700 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स जो है वो पब्लिश किए जा चुके हैं। अच्छा जी जी। ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन ने अपना प्रभाव छोड़ा है। जी बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर बघेल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वो अलग रहती है और इसी उद्देश्य को लेकर हम जो है पूरे वर्ष भर उस थीम पर ये दिवस मनाते हैं। तो इस बार जो कि हमारी थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, तो सन 2023 में इस थीम को लेने का क्या उद्देश्य है? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने वर्ष 2023 को वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान की जो थीम है उसका अनावरण किया जी। और जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर अजय सूद जी जी, उन्होंने जो कोविड-19 के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आए थे, कुछ बहुत सीरियस इफ़ेक्ट्स थे जी, उन इफ़ेक्ट्स को कम कैसे किया जाए और उससे पूरे विश्व को कैसे बचाया जाए जी, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण था इस थीम को लेने का। और भारत ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और अभी आप ये जब तुर्की का भूकंप आया तो इसके बाद भी भारत ने काफ़ी इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो मदद करी है भारत सरकार ने ही करी है। जी जी जी। तो इसके कारण से यानी वो चरितार्थ हो रही है 2023 की जो थीम है कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वो बिल्कुल इसमें फिट कर रही है। इसमें सर की बात के साथ में कुछ और जोड़ना चाहूँगा जी। जैसे कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान जी 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 थीम है। हमारा भारतवर्ष की परंपरा है कि हम हमेशा से विश्व कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। विश्व कल्याण की जी। हमारे उपनिषदों में वर्णन है वसुधैव कुटुंबकम की थीम। पूरा संसार एक ही परिवार है, उसका मतलब ही यही है। तो ये जो थीम है और चूँकि वर्तमान समय में भारत का प्रभाव पूरे विश्व पर काफ़ी बड़ा है और निरंतर प्रयास जारी हैं कि भारत एक मतलब लीडिंग रोल में रहे पूरे विश्व में, है ना। और जैसा सर ने बताया कोविड-19 के बाद तो पूरी एक वैश्विक समस्या थी। कोविड-19 जो है वैश्विक समस्या थी और सबने मिलकर उसका सामना किया। तो जो विज्ञान का विकास है उसका विज्ञान के विकास का मानव जाति के कल्याण में पूरे विश्व में उसका उपयोग हो, इसके पीछे यही कारण है इस थीम के पीछे। इस थीम को लेने का यही उद्देश्य है। जैसा कि आपने बात कही अभी कि अभी हमारा जो भारत है वो औद्योगिकीकरण में, प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रयास करता जा रहा है। इवन हम ये कहेंगे कि अभी एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में भी लगातार जो हमारा भारत है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निरंतर इस संबंध में प्रयास जारी हैं और भारत सरकार जो भी स्टार्टअप्स हैं विज्ञान के विकास के लिए उनको प्रमोट कर रही है। इसके अलावा आप जो DST जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इसको कई तरह के प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करती है, फंडिंग्स देती है, इसको प्रमोट करती है तो ताकि इस क्षेत्र में हम तेज़ी से आगे बढ़ें और अपने भारतवर्ष में हम कुछ नए इनोवेशंस लेकर आ पाएँ। तो इस पर चल रहा है, इस पर काम तेज़ी से चल रहा है। जी डॉक्टर बघेल, ये तो रही हमारी इसकी बात कि हमारा जो भारत है वो प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन मेरे जहन में एक प्रश्न है कि हम सुई से लेकर जो जहाज़ तक पहुंच गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का इनोवेशन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दूसरे देशों की देन है। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ इनोवेशन में हमारा क्या योगदान है और हमारा भारत जो है इस औद्योगिकीकरण या इस उपलब्धियों में कहाँ मायने रखता है?
मैडम पूर्वा जी, एक्चुअल में हमारे भारत के विषय में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं जी, जो काफ़ी जो आक्रांतर है, उन्होंने भारत ने सभी प्रकार के आक्रांताओं का प्रभाव झेला है। और जो शिक्षा नीति जो बनाई गई थी जी, आखिरी में जो अंग्रेज आए थे और उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई थी, हम उस शिक्षा नीति के प्रभाव में इतने आए कि हम अपनी खोजों को लगभग भूल चुके थे। पर पिछले 5 या 10 वर्षों के कारण अब हम लोग फिर से प्रभावी हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है जी। हम भारत शुरू में भी विश्व गुरु था और आने वाले समय में भी विश्व गुरु रहेगा जी। ये जो शुरुआत होती है, ये तो 5000 वर्ष पहले से शुरुआत होती है। जो प्रमाण है उसमें 5000 वर्ष पूर्व के भी प्रमाण हैं कि राजा जो पुरु और राजा पुरु थे, उन्होंने खेती की शुरुआत करी थी। तो समस्या ये थी कि जब यूरोप में और मिडिल ईस्ट में वहाँ पे जो होता था, खजूर होता था। अच्छा अच्छा। शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में या शुगर की जगह जो है वो खजूर को उपयोग किया जाता था। और खजूर महंगा होता था, तो जो आम जनता थी और जो गरीब लोग थे उनके लिए शक्कर उपलब्ध नहीं थी। और आप जानती हो कि शक्कर जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत ज़्यादा जी। तो इसके बाद में सबसे पहले जो खेती करी गई थी वो ईख की खेती करी थी जी। और राजा पुरु ने इसके लिए खेती को तैयार किया था जी। तो जो पहला प्रमाण मिलता है वो ईख का और शक्कर का भारत से ही मिलता है। अच्छा अच्छा जी। फिर ये जो है अभी आजकल जिसको खैबर पास और सिल्क रूट बोला जाता है। जी जी जी। तो ये जो सिल्क रूट था ये भारत को कनेक्ट करता है, यानी भारत को कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट के बाद में पूरे के पूरे यूरोप को कनेक्ट करता है। जी जी जी। तो जब शुगर वहाँ से गई तो लोगों की जो जिज्ञासा थी वो और बढ़ी जी कि ये जो डेट्स को है वो इंडिया ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और दूसरा जो है वो सिल्क रूट का ही नाम था कि भारत यानी का जो आइडियाज का जनक तो हमारा भारत ही है। शुरू से ही इंडिया रहा है। जी जी। तो हम चाहे शून्य की खोज की बात करें जी, या हम खेती की बात करें जी, या हम कपड़ों की बात करें, जी, तो जी, हमारा विज्ञान पहले भी प्रगतिशील था। जी, बीच में हम लोग थोड़ा सा काफ़ी आक्रमणों को झेलने के कारण हम जो है जी, जी, थोड़ा जी, सा पिछड़ जी, गए। जी। पर मेरे को विश्वास है कि हाँ, आने वाले समय में हम हाँ, जो है हाँ, दुनिया के लिए जैसा बोला जाता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे, जी बिल्कुल। चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। जी डॉक्टर पटेरिया जी, आप क्या इस विषय पर प्रकाश डालेंगे? मतलब सर की बघेल सर ने जैसा कहा, जी, इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जी, और जिस तरह से प्रयास निरंतर जारी हैं और भारत सरकार जिस तरह समर्थन दे रही है, जी, और जो कि इस समय स्टार्टअप्स और इसके लिए समर्थन मिल जी, रहे जी, हैं, जी, जी, जी। तो निश्चित ही हम विश्व गुरु बनेंगे। जी, यानी मतलब अभी हम वर्तमान में जिस युग में है या वर्तमान में हमारा इंडिया जिस पोजीशन पे है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये अभी सही है या हमको इससे और थोड़ा सा आगे होना चाहिए था? अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं रिसेंटली, जो कुछ वैश्विक परिदृश्य जो अभी बदला था कोविड के बाद में, और यूक्रेन युद्ध, जो रशिया और यूक्रेन युद्ध हुआ है, तो जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग है उसका 40% पार्ट जो है वो ताइवान में बनता है। जी, हमारे यहाँ पे आज तक आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक हम लोगों ने फैब्रिकेशन, जिसमें आईसी को फैब्रिकेट किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है, जी, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है। छोटे छोटे फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, हाँ, पर अभी मास स्केल में बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर भारत सरकार ने इस वर्ष पे पहल जरूर करी है और शीघ्र ही, और इसमें काफ़ी 1.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है आईसी फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज के लिए। जी, तो निश्चित ही भारत ने एविएशन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल में तो भारत आगे ही था, बिल्कुल बिल्कुल, आईटी में भी भारत आगे था। तो अब निश्चित ही हम जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से इस फील्ड में आने की बहुत ज़रूरत है जी, और इसमें विकास करने के लिए बहुत आवश्यकता है। हाँ, मतलब अभी हम जिस पायदान पे है उससे और आगे जाने की ज़रूरत है। हाँ, जी, तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आयात और निर्यात का जो इम्बैलेंस है, जी, वो भारत के पक्ष में तभी आ पाएगा जब हम आईसी को मैन्युफैक्चर करके और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में सिरमौर बन पाएंगे। बिल्कुल।
बात जब विकास की निकली है तो पटेरिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में कि ये जो मैटर है या ये जो भाव है, इस समय लोग बहुत कनेक्ट करते हैं और ये हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यह जिसे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें, कृत्रिम बुद्धि जी है ना जी, तो कृत्रिम बुद्धि बेसिकली मशीन को मानव की तरह सोचने जैसा बनाना है। सोचने जैसा बनाना है। हाँ, जी। मानव में मशीन में मानव की थिंकिंग उसमें डालने जैसा है। जी। और लेकिन ये सही है कि आप देखेंगे कि ये सिर्फ अपने देश के ही लिए नहीं, सारे विश्व के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी। है ना। और जैसे जैसे मशीन्स आपकी खुद कृत्रिम बुद्धि से सोच पाएंगी तो खुद के निर्णय ले पाएंगी। और इसके कई सारे प्रभाव हम देखते हैं, जैसे कि आप मेडिकल क्षेत्र में देखें, हाँ। चाहे आप जैसे आप देखते हैं ड्राइवरलेस कार, जी। है ना, या फिर जैसे आपने सोफिया के बारे में सुना होगा। हाँ, 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 सोफिया रोबोट है ना। तो ये सब एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं जो कि पूरे मतलब सभी जगह बनते जा रहे हैं। जी। और इनसे निश्चित ही काफ़ी तरक्की होने हाँ, वाली यानी है। मतलब देश की प्रगति के लिए जो आगे हाँ। अच्छा, एक बात निकल के आती है, जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान तो बहुत प्रगति कर रहा है, विज्ञान का युग है कहते हैं, मशीनरी है, सारी चीज़ें हैं। आपको कहीं ये नहीं लगता कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे मनुष्य हैं या उनकी कार्य क्षमता है या देश में जो स्थिति निर्मित हो रही है, मशीनरी ज़्यादा हो रही हैं, मानव कार्य कम हो रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है जी। अभी क्या है, मानव का एक प्राकृतिक स्वभाव है। हाँ। कि जब उसे कोई साधन मिलता है तो वो अपने मस्तिष्क का उपयोग करना कम कर देता है। जैसे आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि अब आज से कुछ समय पूर्व जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, हाँ। तब हमको कई हमारे साथियों के नंबर याद हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे आपको साधन मिलते जाएंगे वैसे वैसे उपयोग कम होता जाएगा उसका। तो उसके दुष्परिणाम तो हैं ही, और इसके अलावा भी कई सुविधाएं आपको मतलब सामान्य मनुष्य जो है फिजिकल उसका वर्कआउट जो है वो कम हो गया है, एक ही जगह बैठा होता है पूरे समय जो है अपना मोबाइल में या स्क्रीन के सामने या इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेता है ना। सोशल और फिजिकल आमने सामने बैठ के एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो इन सब के दुष्प्रभाव हैं समाज में काफ़ी सारे, वो भी हो रहे हैं। बिल्कुल जी। एक तरफ ये कहते हैं कि जब विज्ञान का युग है और हम आगे बढ़ रहे हैं, इतने उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो रोज़गार जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि रोज़गार बढ़ रहा है या लोगों का काम मशीन करने लगी है अब, तो रोज़गार कम हो रहा है? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पूजा जी, अब जो रोजगार है वो रोजगार के सृजन के तरीके, यानी रोजगार एम्प्लॉयमेंट को जो क्रिएशन का अब तरीका है वो हमको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के आने से फ़ायदे तो काफ़ी हुए हैं। अब जैसे हम सुदूर गांव की बात करें या रिमोट प्लेसेस की बात करें, तो रिमोट प्लेसेस में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि डॉक्टर्स नहीं जाना पसंद करते हैं। तो डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एआई ने इतने डेवलपमेंट किए हैं कि अब यदि वहाँ पे गांव में ही युवाओं को अगर ट्रेंड कर दिया जाए और वहाँ पे कुछ सेंटर बना दिए जाए और केवल उनको ये आ जाए, वर्चुअल मीटिंग्स होने लगी हैं, अब केवल इतना काम कर दिया जाए कि उनको ट्रेंड करके कि कोई भी वहाँ पे बीमार होता है तो वो डेटा जो है वो कंप्यूटर में डाल देंगे और कंप्यूटर में जैसे ही डेटा डालेंगे तो उसके प्रिस्क्रिप्शन भी निकल के आ जाएंगे, सामने निकल के आ जाएंगे जी। इसके बाद में वर्चुअली अगर डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ में कांटेक्ट करना चाहता है जी, कुछ सीरियसनेस है या कुछ ज़्यादा गंभीर मामला है, तो डॉक्टर वो सलाह भी दे सकता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जी, रोजगार के सृजन के तरीके हमें बदलने पड़ेंगे जी। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि मोबाइल ने आपके दिमाग में 50% तो कंट्रोल करके रख ही लिया है, नियंत्रित कर लिया है।
तो जब कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स से ये बातों को डिस्कस करता हूँ कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स क्या है, हाँ। तो अभी भी काफ़ी क्लासेस में बच्चे क्या है पीछे मोबाइल में ही चैटिंग करते रहते हैं। अच्छा जी। तो मोबाइल में चैटिंग करते रहते हैं, तो अब उनको मैं जब 2-4 बच्चों को मैंने पकड़ा मोबाइल में चैट करते करते, तो मैंने उनको बोला कि भाई एक स्टार्टअप आप ये शुरू कर लीजिए कि रिहेबिलिटेशन, मोबाइल को कैसे टॉलरेट करना है, इसको अवॉइड कैसा करना है। जी जी, तो इसके एक रिहेबिलिटेशन हाँ। सेंटर खोलने की ज़रूरत यानी आने वाले टाइम पे पड़ेगी जी। क्योंकि एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि हाँ। किसी टॉक्सिक या मादक पदार्थों के एडिक्शन के जितना ही एडिक्शन मोबाइल का एडिक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से मुझे याद आया कि सर आजकल जो नए बच्चे हैं उनका रुझान CS या कंप्यूटर साइंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, कोडिंग में ज़्यादा है, लेकिन दूसरी कोर ब्रांचेस हैं तो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी तरफ रुझान जो है वो कम है। तो ऐसा क्यों? इसका जो मूलभूत कारण है मैडम, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो कंप्यूटर्स इंडस्ट्री है या जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं जी, उसकी जो कॉस्ट है बहुत कम आती है। आपको कंप्यूटर्स लेना, उसमें एप्लीकेशन डेवलप करना है जी, और जी, एप्लीकेशन जिसमें हम काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं जी, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। हम्म। तो अभी जो ये कहीं कहीं तो अब तो इनको आईटी इंडस्ट्रीज में कोडिंग कुलीज के नाम से भी बोला जी जाने जी जी लगा जी है। जी जी जी। तो इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो इनकी कॉस्ट बहुत कम है जी, आईटी इंडस्ट्रीज में, हाँ, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। जी जी जी, तो कॉस्ट कम होने के कारण जो है ये काफ़ी मुनाफा, इनकी कंपनी से जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने के कारण ये बहुत अच्छी सैलरी को अफोर्ड कर पाते हैं। जी। पर इससे एक नुकसान और हो रहा है। वो जी। नुकसान ये है कि जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, यानी गरीब और अमीरों के बीच की जो जी, खाई जी, है जी, वो बढ़ते जा रही है कि एक जी। मैकेनिकल इंजीनियर बेचारा इतनी मेहनत करता है जी, और वो किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जाता है तो अच्छा, वो अच्छा। उसको अगर 10 लाख रुपए मिलती है सैलरी, तो वही एक दूसरा स्टूडेंट जो कि एवरेज स्टूडेंट होता है वो आईटी इंडस्ट्रीज़ में जाता है, वो 20 लाख रुपए की नौकरी पाता है। हाँ, तो इस बात में थोड़ा सा विचार जरूर करना पड़ेगा कि इस डिस्पैरिटी को कैसे करा जाए कम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, और इसमें आगे कैसे प्रयास करे जाए जिससे जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आईसी मतलब फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ को लगाने में अगर बात यही चल रही, तो उसमें भी हम जानना चाहेंगे कि हमारा देश क्यों पिछड़ा हुआ है, इंडिया क्यों पीछे है? आपको विश्वास नहीं होगा हाँ, कि हम जो मोबाइल की जो आईसीज़ हैं जी, आईसीज़ में हम जो है वो कुछ ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट कर पाते हैं या ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स और कुछ टाइमर्स हैं, केवल वही आईसी फैब्रिकेट कर पाते हैं, और अभी हम फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी पीछे हैं। जी, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए आपको एक तो क्या है कि जो छोटा छोटा जो आम बात है कि 24/7 पावर रिक्वायरमेंट होती है, पावर जनरेशन की पावर रिक्वायरमेंट होती है, आप उसमें इंटरप्ट, पावर सप्लाई इंटरप्ट बिल्कुल भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते जी। पहली बात तो ये है। दूसरा, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा अच्छा जी। तीसरा, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ आज से 30-35 वर्ष पूर्व जब आईसी फैब्रिकेशन स्टार्ट हुआ था तो आईटी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा था 90s के आसपास में, और फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज भी उसी टाइम पे डेवलप हो रही थी। पर फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज उस टाइम पे इतनी जटिल प्रक्रिया थी, सरकारी प्रक्रिया इतनी जटिल थी जी, कि उसके कारण से जो इन्वेस्टर्स थे, जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे, वो आईसी इंडस्ट्रीज को लगा नहीं पाए। पर अभी रिसेंटली अब सरकारी प्रक्रियाएं जो हैं वो इतनी आसान हो गई हैं कि काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जी। और अभी जो है आईसी इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में प्रस्तावित है। जी जी, तो वो 1.2 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। यदि वो आ गया तो उसमें काफ़ी रोजगार भी सृजन होंगे, इस तरह से होंगे। जी। पटेरिया जी, आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वैज्ञानिक युग कहा जाता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि विज्ञान के जितने फ़ायदे हैं और कहीं ना कहीं उसकी हानि या दुष्परिणाम भी हमको उठाने पड़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ एक
तो एक छोटा सा प्रकाश आप उस विषय पर भी डालें कि इसके दुष्परिणाम को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या किस तरह से उसकी हानियां नाप ना कर सिर्फ लाभ हम उठा सकते हैं। जी जी देखिए, दुष्परिणाम की जहाँ बात है तो निश्चित ही कोई जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसके साथ बुराइयाँ उसके साथ चलती हैं। लेकिन अब दुष्परिणाम में जैसे आप बात करें हम एआई की, एआई की बात आपने पूछा था, उसी में मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही में जो अमेरिकन पुलिस ने एक डिसीजन लिया था कि वहाँ पर किलर रोबोट्स को वो पुलिस में भर्ती करेंगे। अच्छा जी। किलर रोबोट्स मतलब वो रोबोट्स जो कि एआई बेस्ड होंगे जी। और उनके पास और स्वचालित हथियार होंगे। अच्छा अच्छा जी। और वो पूरी भीड़ में ये डिटेक्ट कर लेंगे कि ये अपराधी है। अच्छा। हाँ, और उसको वो गोली मार सकेंगे या मतलब लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो चीज़ें, ये तो शुरुआत है एआई की। यानी ये अब ये बढ़ती जा जाएंगी, अब ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हाँ। और अभी आप देखेंगे कि अभी गूगल के इंजीनियर ने एक सिस्टम बनाया था लैम्डा जी, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन जी, इसको बोलते हैं। तो उसमें भी उसने यही कहा था कि देखिए उसमें उसने ये क्लेम किया था कि ये जो संवेदनाएं हैं वो अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकता है। जी जी जी। मतलब वो सिस्टम ने, उसने खुद कहा, सिस्टम ने उसको रेस्पॉन्स किया उस इंजीनियर को कि नहीं मेरे कोड में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। जी जी जी। तो इसका मतलब ये कि जब तक जैसे जैसे सिस्टम्स उस लेवल तक पहुंचेंगे जो कि मानव के नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे जी, तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो भविष्य है। और इस तरह से यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम विज्ञान का जितना लाभ अर्जित करते हैं तो अगर उसकी हानियों को, वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अच्छाई को किस तरह से ले रहे हैं और उसकी बुराई को किस तरह से अपना रहे हैं। जी। तो जी, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चलते चलते कि ये जो हानि है विज्ञान की, सबसे बड़ी हानि वो समाज को क्या है? समाज को सबसे बड़ी हानि तो जो है कि विज्ञान जो है वो मोबाइल जो है वो हमको कंट्रोल करते जा रहा है जी, हमारी संवेदनाएं ख़त्म होते जा रही हैं जी। जैसा पटीरिया सर ने बताया कि रोबोट्स जो है वो अब अपराधियों को डिटेक्ट करेगा और वहीं पे न्याय कर देगा। इससे बेकार बात और क्या हो सकती है कि किसी को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मस्तिष्क पे आपका पूरा के पूरा मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है जी, आपके अकाउंट्स को कंट्रोल कर रहा है जी। और ये भी पॉसिबल है कि कभी जो है वो मोबाइल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हम दिमाग बना रहे हैं, मस्तिष्क बना रहे हैं, वो हो सकता है कि पूरे मानव जाति को कंट्रोल करना शुरू कर दे जी। अगर वो अच्छा बन गया, उसमें जो डेटा डाला वो ह्यूमैनिटीज़ वाला डाटा डाला, मानवता का डाटा डाला है जी, तो ठीक है। और यदि वो बिल्कुल आपने जो पुराने ज़माने में राक्षस और देवताओं की लड़ाई जो वो पूरा की पूरा वही माहौल ऐसा होगा कि वो हमारे हाथ से निकल के और वो किसी के हाथ में, यानी कंक्लूजन पे हम यहाँ पहुँचते हैं कि देखिए विज्ञान है तो मानव की ही देन, चाहे अच्छाई हो बुराई हो, लेकिन हम उसका लाभ कितना उठा सकते हैं, उसकी हानि को कितना दूर कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि विज्ञान भी मानव निर्मित है। आज बहुत तमाम जानकारियां जो आपने हमें दी, ऐसा ना हो कि मानव को ही विज्ञान कंट्रोल करने लगे। विज्ञान जी वो जी सबसे जी, बुरा वो हमको नहीं करना है। वो मतलब विज्ञान मानव पर हावी नहीं होना चाहिए। बेसिकली जैसे मानव विकास के लिए जी, मानव की सुख सुविधाओं के विकास के लिए विज्ञान का विकास जरूरी है जी। ऐसे ही मानवता के विकास के लिए मानवीय मूल्यों का विकास जरूरी है। बहुत और वही हम खोते जा रहे हैं विज्ञान विकास के साथ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मानव के लिए मानव मूल्यों का विकास होना ज़रूरी है। विज्ञान भी इसी युग में है, हम भी इसी युग में हैं, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।